हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का आपका टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। एक आता है आपका अक्षीय स्थिति में, जो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, और एक है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव को ड्रॉ करेंगे। तो ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट है ना, इसको हम ए और क्या दे देते हैं, बी। ये ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज से मिलकर बना हुआ है ना। और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है, 2l दूरी होती है। कितनी, एक स्मॉल l दूरी होती है, स्मॉल 2l दूरी होती है, अल्प दूरी होती है ना। अब इसका मध्य बिंदु ले लेंगे, कौन सा, ओ। तो मध्य बिंदु क्या करेगा, उसको दो भागों में विभक्त करेगा, 2l दूरी को, एक l और इधर भी कितना, l। मतलब ओ ए की दूरी कितनी हो जाएगी, l, और ओ बी की दूरी हो जाएगी l। तो ये हमने क्या विद्युत द्विध्रुव को ड्रॉ कर लिया, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, और उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। अब इस विद्युत द्विध्रुव से कौन सी स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में है ना। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है, हमको व्यंजक ज्ञात करना है। तो इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ये निरक्षीय स्थिति है, ये वाली इस डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये अक्षीय स्थिति है, इस डायरेक्शन की बात करेंगे तो निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति की बात करेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव से कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। इस बिंदु P पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है ना। तो ये r दूरी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो B से P को मिलाने वाली ये एक रेखा खींच दी हमने, और A से P को मिलाने वाली एक रेखा खींच दी। इनकी बीच की दूरी कैसी है, समान है। मतलब हम लिख सकते हैं AP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BP, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। अब ये R है, ये L है ना, और ये वाली दूरी कितनी होगी, या ये वाली दूरी कितनी होगी, है ना। तो यहाँ आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हमको यदि इस कर्ण की दूरी यदि हमको ज्ञात करना है तो हमको लगाना पड़ेगा कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, है ना। कर्ण क्या है यहाँ पर, ये बीपी का वर्ग है, क्या है, बीपी है ना। कर्ण क्या है, बीपी, और उसका वर्ग मतलब बीपी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, ओपी है, कितना है, ओपी। तो ये हो जाएगा ओपी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार है ओबी, ठीक है। तो ये आधार हो जाएगा ओबी का स्क्वायर, ठीक है। तो बीपी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बीपी का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर, ओपी कितना है, आर। तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस ओबी मतलब कितना है, ओबी मतलब है एल, तो कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। मतलब बीपी का स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बीपी का मतलब कितना हो जाएगा, या बीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वर्ग यदि हटाना है तो इधर क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। तो रूट में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और जब बीपी इक्वल टू कितना, एपी है, तो एपी की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही वैल्यू हो जाएगी, अंडर रूट में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। तो ये इन दोनों को हमको यहाँ लिखना है। मतलब ये बीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस कितना, एल स्क्वायर, और यही वाली वैल्यू बीपी की वैल्यू किसके बराबर है, एपी के बराबर है। तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस कितना, एल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। तो अब ये हमको ये दूरी भी पता होगी। अब हमें इस विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना पड़ेगा। फिर माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना पड़ेगा, और उसके बाद दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। दोनों की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E1 और E2, है ना, क्रमशः उनको क्या करना है, उनको कंबाइन करना है ना। तो देखते हैं सबसे पहले प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, E1।
है ना, इसके कारण कितनी रहेगी, E1 रहेगी। ओके, अब ये E1 की दिशा किस प्रकार से होगी, ये प्लस क्यू है और इस बिंदु P पर Q0 धनावेश की कल्पना करें तो ये भी प्लस और ये भी धनावेश, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षण में फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन होगी, हम ले सकते हैं इसी डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये वाली, ठीक है। तो जब फोर्स की डायरेक्शन ये वाली है ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी डायरेक्शन क्या होगी, यही वाली होगी, ठीक है। अब ये क्या है, एक एंगल बना रहा है ना, इस बिंदु O से ये क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है। तो एंगल में इसके लंबवत घटक और क्षैतिज घटक देखेंगे। तो E1 का लंबवत घटक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, E1 साइन थीटा इस डायरेक्शन में, और क्षैतिज घटक हो जाएगा क्या, E1 कॉस थीटा इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये जो प्लस क्यू और ये भी एक परीक्षण धनावेश की कल्पना करते हैं, तो बल इस डायरेक्शन में लगेगा, प्रतिकर्षण बल, और जब प्रतिकर्षण बल इस डायरेक्शन में लगेगा तो E1 की डायरेक्शन भी यही होगी, क्योंकि बल की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी, है ना। तो दोनों को अपन ने क्या कर दिया, इसको लंबवत घटक E1 साइन थीटा और क्षैतिज घटक E1 कॉस थीटा में हमने क्या कर दिया, विभक्त कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया E1 के कारण, कैसे, E1 था इस डायरेक्शन में, तो इसका लंबवत घटक हो गया ये E1 साइन थीटा, और क्षैतिज घटक हो गया ये E1 कॉस थीटा, ठीक है। ये किसके कारण है, प्लस क्यू के कारण। वैसे ही अब माइनस क्यू के कारण बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, E2 होगा, है ना, इस माइनस क्यू के कारण, ठीक है। तो माइनस क्यू के कारण इस पर E2 होगा, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अब ये माइनस ये प्लस क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो बल की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब E2 की डायरेक्शन होगी ये, है ना। अब जब ये E1 की डायरेक्शन इधर थी तो लंबवत घटक इधर, E2 की डायरेक्शन इधर है तो लंबवत घटक क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मतलब E2 साइन थीटा लंबवत घटक हो जाएगा, और क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, E2 कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं E2 के लिए हम बात करते हैं तो E2 की डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसका लंबवत घटक क्या हो जाएगा, ये E2 साइन थीटा, और क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, E2 कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के लंबवत घटक, ये E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों कैसे हो रहे, दोनों ही एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो इस बिंदु P पर यहाँ पर भी देख रहे हो E1 साइन थीटा और ये E2 साइन थीटा परस्पर कैसे है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। तो बल भी सेम लगेगा, और बल भी सेम लगेगा तो उनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देगी, वो निष्फल कर देगी। जैसे बल इधर भी बल उतना ही लगा रहे, इधर भी बल उतना ही लगा रहे, तो परिणामी बल क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो लंबवत घटकों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी रहेंगी, शून्य रहेगी। और क्षैतिज घटक जो है E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा परस्पर कैसे है, एक ही दिशा में कार्यरत है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो होगा कैसा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, है ना। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। जितना भी आंसर हम निकाल के लेकर आएंगे स्टेप बाय स्टेप, वो पूरी की पूरी इस डायग्राम से ही बनेगी, है ना। प्लस क्यू के कारण करेंगे तो इस डायरेक्शन में E1, इसका लंबवत घटक और क्षैतिज घटक ले लो। उसके बाद में माइनस क्यू के कारण करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में, उसका लंबवत घटक और क्षैतिज घटक ले लो। दोनों एक दूसरे के, लंबवत घटक क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो क्या हो जाएंगे, निष्फल हो जाएंगे। और क्षैतिज घटक एक दूसरे के समांतर एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएगी, है ना।
तो हमने क्या किया अभी, सबसे पहले तो हमने लिया था चित्रानुसार, क्या है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है ना, जिसके मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु किससे, ओ से निरक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में बात कर रहे हैं, ये निरक्षीय स्थिति में है ना, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर स्थित, किस पर, बिंदु पी पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, व्यंजक ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, सबसे पहले क्या लेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या वैल्यू आ जाएगी, E1 लेंगे हम, कितना हो जाएगा, E1 बराबर होता है कितना, 1/4πε0 क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा, इसकी दूरी कितनी है, बीपी है ना, प्लस क्यू के कारण ले रहे तो कितनी है, बीपी, और उसका भी कितना होता है, ये आर दूरी है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, बीपी का स्क्वायर है ना। और यहाँ आप देख रहे हैं बीपी का स्क्वायर कितना है, बीपी का स्क्वायर है आर स्क्वायर प्लस कितना, एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन साइन से व्यक्त नहीं करेंगे, केवल क्यू अपॉन में करेंगे है ना। तो बीपी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये लिखेंगे अपन कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ देख रहे हो आप है ना, आर स्क्वायर प्लस कितना, एल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस कितना, एल स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से लगाया है ना। तो इसको समीकरण नंबर कितना कर दो, 1। उसी प्रकार से हम किसके कारण लेंगे, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, कारण बिंदु किस पर, यहाँ पर है ना, बिंदु पी पर, ठीक है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता कितनी हो जाएगी, E2 हो जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/4πε0 क्यू अपॉन में कितना, यहाँ माइनस क्यू के कारण लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर, क्योंकि ए पी इक्वल टू कितना होता है, बीपी होता है, ए पी इक्वल टू कितना है, बीपी है, देखो यहाँ ए पी इक्वल टू बीपी, मतलब ये बीपी की वैल्यू ए पी की क्या है, बराबर है, तो जो वैल्यू बीपी का स्क्वायर था वही वैल्यू क्या हो जाएगी, ए पी के स्क्वायर, और बीपी के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब E2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, 1/4πε0 क्यू अपॉन में कितना लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि बीपी की वैल्यू किसके बराबर है, एपी के वैल्यू के बराबर है ना। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही वैल्यू आ जाएगी है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर कितना कर दो, 2। अब देखो यहाँ पर जब ए पी इक्वल टू बी पी है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि जब दूरियाँ समान है तो बल भी कैसा रहेगा, बल भी कैसा लगेगा, समान, और जब बल समान है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी रहेंगी, समान रहेगी। यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख सकते हैं आप, E1 और E2 क्या है, समान है, देखो लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड देखो आप, समान है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 कैसे है, समान है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं आप, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिख सकते हो, समीकरण 1 तथा 2 से क्या वैल्यू आ जाएगी, E1 बराबर E2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन में कितना ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ब्रैकेट में। इसको समीकरण नंबर आप कितना कर दो, 3 कर दो, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया, 3। क्या किया हमने, प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब उसके लंबवत घटक और क्षैतिज घटक मैंने बताए थे कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर
चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के लंबवत घटक परस्पर क्या विपरीत दिशा में होने के कारण निष्फल हो जाते हैं, है ना। लेकिन क्षैतिज घटक परस्पर क्या होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये देख सकते हो, है ना। तो ये जो दोनों थे वो क्या हो जाएंगे, निष्फल हो जाएंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं चूंकि चित्रानुसार क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के कौन से घटक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के लंबवत घटक क्रमशः कौन कौन से लंबवत घटक, प्लस क्यू के कारण क्या था E1, उसका लंबवत घटक कौन सा साइन थीटा, तथा माइनस क्यू के कारण कौन सा था E2, है ना, उसका लंबवत घटक साइन थीटा। ठीक है, तो E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा परस्पर क्या होने के कारण, विपरीत दिशा में होने के कारण, विपरीत दिशाओं में होने के कारण निष्फल हो जाते हैं। मतलब एक दूसरे को क्या कर देंगे, निष्फल कर देंगे ना, निष्फल हो जाते हैं। लेकिन कौन सा घटक, लंबवत घटक नहीं है, कौन सा, लेकिन क्षैतिज घटक कौन से, क्रमशः लिख सकते हैं हम E1 cos थीटा, प्लस क्यू के कारण है ये क्षैतिज घटक, तथा माइनस क्यू के कारण कौन सा हो जाएगा E2 cos थीटा, है ना। परस्पर कैसे होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाते हैं, परस्पर जुड़ जाते हैं। ठीक है, अतः क्या लिख सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण निकाला था, अब दोनों का कंबाइन कर देंगे तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएंगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी कितनी, E इक्वल टू हो जाएगा कितना, E1 cos थीटा, क्योंकि ये जुड़ रहे थे, है ना, E1 cos थीटा प्लस कितना E2 cos थीटा। ठीक है, तो E इक्वल टू, अब ये E1 cos थीटा तो जैसे कि वैसे लिख देंगे, प्लस इस E2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, E1 लिख सकते हैं ना, यहाँ देख सकते हो समीकरण 3 से, लेकिन किससे, समीकरण 3 से। E1 बराबर कितना E2 है, तो E2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, E1 लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, E1 cos थीटा, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस E1 cos थीटा, ये एक और ये दूसरा, तो कितना हो जाएगा 2, ट्वाइस E1 cos थीटा। अब E1 की वैल्यू तो पता ही है हमको, ठीक है, E1 की वैल्यू कितनी है, समीकरण 3 से ये लिख देंगे। ठीक है, मतलब E1 की वैल्यू पता है, अब किसकी वैल्यू पता नहीं है, cos थीटा की वैल्यू पता नहीं है ना, तो इसको हम समीकरण नंबर कितना कर देंगे, ए दे दो इसको। ठीक है, अब चूंकि किसकी वैल्यू निकालना है हमको, cos थीटा की वैल्यू निकालना है, तो चूंकि चित्र से क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर कितना होता है, यदि आपको निकालना है तो लाल बटे कक्का से निकाल लो, ये साइन का, ये cos का और ये tan का। तो साइन का कितना होता है, लंब बटे करना, cos का कितना होता है, आधार बटे
कर्ण। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, आधार बटे कर्ण, ठीक है, बराबर। तो अब यहाँ आधार क्या होगा और कर्ण क्या होगा, देखते चित्र से। आधार कितना होगा, आधार ले लो, ये आप देख सक रहे हो। आधार कितना है इसका, OB है, और कर्ण कितना है, ये BP है। तो क्या हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, L। आधार कितना हो जाएगा, ये OB ले लो, और कर्ण कितना ले लो, BP ले लो, है ना? ये आप देख सक रहे हो। ये आधार कितना है, OB है, जिसकी वैल्यू कितनी है, L, और कर्ण कितना है, BP है, जिसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में R² प्लस कितना, L², ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, OB की वैल्यू लिखेंगे कितनी, L, अपॉन में BP की वैल्यू कितनी लिखेंगे, अंडर रूट में R² प्लस कितना, L², ठीक है। यही cos थीटा की वैल्यू हमको क्या करना है, समीकरण A में पुट करना है ना। तो समीकरण A से क्या हो जाएगा, या समीकरण A में किसकी वैल्यू रखना है, समीकरण A में E1 तथा cos थीटा का मान रखने पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, E इक्वल टू ट्वाइस इंटू कितना हो जाएगा, E1 की वैल्यू रखी है हमने कितनी, 1/4πε0 Q अपॉन में R² प्लस कितना, L², ओके, ठीक है। R², ये पूरा अंडर रूट में है ना, इसको इस टाइप से कर लो, इनटू cos थीटा की वैल्यू कितनी है, ये cos थीटा की वैल्यू कितनी है, L अपॉन में अंडर रूट में R² प्लस L², ठीक है। तो E इक्वल टू, इसको कितना कर दो, 1/4πε0, 1/4πε0 ले लिया, है ना। अब ये 2 इंटू Q, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Q को पहले लिख लो, Q इंटू, अब ये 2 का गुना इसके साथ में कर दो, तो Q इंटू कितना हो जाएगा, 2L। इसको अपन क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की क्या, दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम P से शो करेंगे, है ना। और ये R² प्लस L² है ना, और ये अंडर रूट को हम लिख सकते क्या, R² प्लस L² की पावर कितनी, 1/2, ठीक है। तो ये Q इंटू 2L को लिखेंगे हम कितना, P, और R² प्लस L² की पावर कितनी है, 1, और R² प्लस L² की पावर कितनी है, 1/2। तो जब ये दोनों कैसे समान है तो उनकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, 2 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। मतलब 1 और आधा कितना हो जाएगा, 1.5, तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2। तो R² प्लस L² की पावर हो जाएगी 3/2। तो यहाँ E इक्वल टू लिख सकते हैं हम कितना, E इक्वल टू आ जाएगा फाइनली वैल्यू 1/4πε0, ठीक है। और इस Q इंटू 2L के जगह लिखेंगे P मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, और R² प्लस L² की पावर 1 इंटू R² प्लस L² की पावर हाफ मतलब आधी। तो 1 प्लस 1/2 कितनी हो जाएंगी, 3/2। तो R² प्लस L² की पावर हो जाएगी 3/2। यहाँ लिखेंगे R² प्लस L² की पावर 3/2, ठीक है। क्यों लिखा है, क्योंकि P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, ठीक है। यहाँ ओके, तो इसको समीकरण नंबर दे दो आप कितना, B, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको L को निगलेक्ट करना है। और ये L निगलेक्ट कब होगा, जब ये जो दूरी है निरक्षीय स्थिति में, ये जो R जो दूरी है वो L से, या विद्युत द्विध्रुव की जो निकाय बना है हमारा, है ना, 2L एक अल्प दूरी है, तो L भी क्या होगी, अल्प होगी। तो ये मान लो कि बहुत ही अल्प है, ठीक है, बहुत ही अल्प है। तो L को क्या मान लेंगे हम, नगण्य मान लेंगे, L को 0 मान लेंगे। तब क्या स्थिति होगी, तो यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे, यदि Q इज वेरी वेरी क्या, L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लेस देन R, है ना। मतलब L क्या है, R से बहुत ही छोटा है, या R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। तो
एल बराबर कितना, शून्य या नगण्य मानने पर क्या वैल्यू आ जाएगी, ई इक्वल टू 1/4πε0 पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल का मान कितना मानेंगे, 0, है ना। आर की एल की तुलना में आर को बहुत ज़्यादा बड़ा माना है ना। तो एल को क्या मान लेंगे अपन, नगण्य मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। तो यह शून्य का वर्ग शून्य और उसकी पावर कितनी है, 3/2। तो ई इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/4πε0 पी अपॉन में आर स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएंगी, 3/2। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1/4πε0 पी अपॉन में ये स्क्वायर से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाए। तो आर की पावर कितनी हो जाएंगी, 3। तो ये हो गया आपका फाइनली, है ना। तो ये निरक्षीय स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, व्यंजक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, है ना। ओके, तो उपरोक्त समीकरण सी क्या है, उपरोक्त समीकरण सी जो है वह क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु किस पर, पी पर, कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। बिंदु पी पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले देखा हमने अभी निरक्षीय स्थिति में निकाल रहे थे, पहले तो ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ के बाद में ये मध्य बिंदु से आर दूरी पर निकाल लेना है। जब ये आर और एल है तो अंडर रूट निकाल लेना है, यहाँ पर इसकी दूरी निकाल लेना, और इसकी दूरी कैसी है, सेम है। फिर उसके बाद में प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर निकालना E1, इसका लंबवत घटक क्षैतिज घटक इस डायरेक्शन में। उसके बाद में माइनस क्यू के कारण निकालना है E2 इधर, तो इसका लंबवत घटक क्षैतिज घटक इधर। दोनों घटक कैसे एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो ये क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। लेकिन E1 बराबर कितना हो जाएगा, E2, क्योंकि दोनों की दूरियां कैसी है, समान है। तो कितना हो जाएगा, E इक्वल टू ट्वाइस E1, कितना हो जाएगा, ये देख सकते हो आप, कितना, ट्वाइस E1 cos थीटा। यहाँ से E1 की वैल्यू ये रख देना, ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू आधार बटे करने से निकाल लेना, ठीक है, और दोनों की वैल्यू पुट कर देना। Q इंटू कितना हो जाएगा, 2L की वैल्यू P हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, 1 और 1/2 कितनी हो जाएंगी, 3/2, ठीक है। इसकी पावर 3/2 लगा देना। इससे यहाँ से एल की वैल्यू को निगलेक्ट कर देना और ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी, है ना। ठीक है, तो ये P अपॉन में आर की घात 3। ओके, अब यहाँ से एक और चीज़ है, हमने देखा था कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू आई थी, है ना, तो वो वैल्यू कितनी आई थी, E इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन में कितना, आर की पावर 3, है ना। ये 2P अपॉन में आर की पावर 3 है। और निरक्षीय स्थिति में कितनी आई थी, अभी कितनी आई है निरक्षीय स्थिति में, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था, है ना। निरक्षीय स्थिति में कितनी आई है, E इक्वल टू, यहाँ से E स्टार ले लेंगे इसको, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 कितना हो जाएगा, P अपॉन में आर की पावर, है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपन क्या लिख सकते हैं कि ये दुगुना है ना, क्या है, ये समीकरण 1 ले लो, इसको समीकरण 2 ले लो। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं अपन, 2, इसको 2 को सामने लेकर आ जाओ, 2 इंटू कितना लिखेंगे, 1/4πε0 P अपॉन में कितना, आर की पावर, है ना, आर क्यू। तो ये E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, E स्टार, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी, E स्टार है। तो अक्षीय स्थिति में क्या, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर स्थित निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है, दुगुनी होती है ना। ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपको क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ आपको मैंने समझाने का प्रयास किया।
क्योंकि 2 को इधर निकाल लो तो ये पूरी वैल्यू ई स्टार के बराबर, और ये ई स्टार क्या है, निरक्षीय स्थिति में है, और ये ई क्या है, अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उतनी ही दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है, दुगुनी होती है ना। तो अक्षीय स्थिति में ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और निरक्षीय स्थिति में उतनी दूरी पर कम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है ना। पढ़ लेना और लिख लेना इसको, है ना। ठीक।